आप जो भी कमाते हो सब खर्च कर देते हो। कोई बजट नहीं बनाते। आखिर भविष्य का भी तो कुछ सोचो। यह बात एक अच्छी पत्नी के मुंह से अक्सर सुनी जा सकती है और एक आम लापरवाह सा पति यह कहकर टाल देता है कि छोड़ो ना, कल किसने देखा है। कुछ ज्यादा ही संजीदा पति हुआ तो पत्नी से लाड और मस्का लगाते हुए बोलेगा, मैं क्यों फिक्र करूं, तुम हो ना मेरा घर संवारने और मेरी मदद करने के लिए। और पत्नी अपनी प्रशंसा से और भी डेडिकेशन से घर संभालने लगती है। यह होता है अक्सर जो इस आम से घर में हो रहा है। पर यह बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि पत्नी अपने पति की कमाई की कौड़ी कौड़ी पर अपना हक जमाने को कमर कसे हुए थी। पहले की बात और थी, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कार्वी ने उसे एक बार फिर मनाने की कोशिश की। देखो कार्वी, मुझसे माँ से झूठ नहीं बोला जाएगा। मुझे यह पसंद नहीं। मैंने जब से कमाना शुरू किया है हमेशा अपनी सैलरी सबसे पहले लाकर माँ के हाथ ही रखता आया हूँ। हर महीने के 5 तारीख को मुझे तनख्वाह मिल जाती है। ये बात माँ को अच्छी तरह पता है। यूं माँ से झूठ बोलकर एकदम लग रहा है जैसे मैंने कोई चोरी की है। अमित के स्वर में घबराहट के साथ एक उदासी साफ झलक रही थी। अरे तो क्या, कल दे देना और कह देना कि इस बार सैलरी आने में एक दिन की देर हो गई और पूरे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी कमाई पर मेरा हक पहले है। तुम उनको आधी कमाई देना बस। कार्वी ने इस बार थोड़ा तैश में आकर कहा। पर मैं माँ को कहूंगा क्या जब वो पूछेंगी कि बाकी पैसे कहाँ हैं। कह देना कि अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, उसमें काफी सारे लोगों को कम सैलरी मिली है। लगभग सबको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। मम्मी जी यकीन कर लेंगी। अरे माँ तो यकीन कर लेंगी, पर मेरे जमीर का क्या। कैसे बोल पाऊंगा मैं झूठ माँ से। अमित बोल ही रहा था कि इसके आगे शांति जी और नहीं सुन पाई और बगैर पानी लिए ही चुपके से रसोई वापस लौट आई। अरे तुम पानी लेने गई थी और खाली बोतल फिर से उठा लाई, रमाकांत जी ने पूछा। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की डबडबाई आंखें देखी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी शांति जी खुद बोल पड़ी। देखो ना, नई नवेली बहू हमारे बेटे को हमसे झूठ बोलना सिखा रही है। कह रही है पूरी तनख्वाह माँ के हाथों में देने की क्या जरूरत है। तुम्हारी पूरी कमाई पर अब मेरा हक है। और ये भी कह रही थी कि अगले महीने से पूरी कमाई मेरे हाथ में रख देना। बोलते बोलते और अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। शांति जी और सुबक पड़ी। रमाकांत जी थोड़ी देर उनकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, फिर ना जाने कैसे साहस करके बोल पड़े। कोई बात नहीं, नई बहू के अरमान ऐसे ही होते हैं। तुम भी तो कुछ कुछ ऐसी ही थी। तुम भूल गई जब तुम ब्याह कर आई थी तब अम्मा के नाम पैसे भेजने पर कितना हंगामा किया करती थी। एक बार तो तुमने अपनी कसम देकर मुझे अम्मा को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया था कि इस माह तनख्वाह नहीं मिली। और फिर हम उन पैसों से जब घूमने गए तो मेरे उदास हो जाने पर पूरे गोवा ट्रिप के दौरान मुझे ताना देती रही थी कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। जबकि मैं अम्मा को झूठ बोलने की वजह से आत्मग्लानि में था। शांति जी जैसे शन्न रह गई। रमाकांत जी की बातें सुनकर इतनी पुरानी बात जस के तस याद है रमाकांत जी को। प्रकट में बोली, अच्छा, पर बाद के 2 दिन तो आप बहुत खुश थे। हाँ, वो इसलिए कि मैं तुम्हारी नजर बचाकर चुपके से कुछ रुपए अम्मा को मनी ऑर्डर कराया था। फिर बाद में मैं अक्सर ऐसा ही करता था, तुम्हें बताए बगैर ही अम्मा और बाबूजी की पैसे से मदद करता रहा। जब कभी बोनस या किसी और फंड से अतिरिक्त पैसे मिलते तुम्हें नहीं बताकर मैं उनकी मदद करता रहा।
यहाँ एक की बड़ी दीदी की बड़ी बेटी की शादी में जीजाजी ने कुछ उधार मांगा तो मैंने भविष्य निधि से निकालकर उन्हें दिए थे, क्योंकि हम दोनों का ज्वाइंट अकाउंट था। और तुम्हारे अलावा, घर और बच्चों के अलावा कहीं और खर्च करता तो तुम एकदम मना करती थी और इतना शोर मचाती कि घर की में शांति बनाए रखने और हमारे आपसी रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। और देखो, आज मेरी जगह हमारा बेटा है और तुम्हारी जगह कार्वी। तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। बोलते बोलते रमाकांत जी की आवाज एक मुलायमियत थोड़ी कम हो गई थी, जिसे शांति जी ने साफ महसूस किया। देखिए, अब हमारा बेटा अमित क्या निर्णय लेता है, मैं उस पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दूंगी कि मैंने उसकी और कार्वी की कोई बात सुनी है। आहत स्वर में शांति जी ने कहा। अंदर ही अंदर आज शांति जी को एक छले जाने का एहसास बड़ी ही तीव्रता के साथ हो रहा था। आज तक उनके पति रमाकांत जी उनसे छुपाकर दूसरों की पैसों से मदद करते रहे, पर उसमें वो कहीं ना कहीं खुद को दोष भी मान रहे थे। पर अब ये बेटा जो कल उनके साथ चालाकी करने जा रहा था, उस संताप को वो भूल नहीं पा रही थी। जिस बेटे को 26-27 साल पाल पोस कर बड़ा किया, जो आज तक सब कुछ अपनी माँ को बताता आया था, अब शादी के बाद उनसे झूठ बोलेगा। ये उनके अंदर की ममतामयी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें याद है, एक बार उन्होंने उसे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय गलती से 500 की नोट की जगह दो 500 के नोट एक साथ दे दिए थे। तो इसी इसी अमित ने वापस आकर सबसे पहले अपनी माँ को पैसे वापस कर दिए थे। और अब वो बदल कैसे गया? शांति जी की ममता आज इतनी आहत हुई थी कि एक दर्द की लहर सी थी हृदय में। एक विश्वास टूटने के जानलेवा एहसास ने उनको हिलाकर रख दिया था। नहीं चाहिए मुझे अमित के पैसे। बस वो बहू की बात मानकर झूठ बोलकर मुझे पराया ना करे। शांति जी जैसे खुद ही खुद से बड़बड़ा रही थी और रोए जा रही थी। मेरा बेटा पराया हो गया है। शांति जी जो जो सोचती जाती, उनकी रुलाई तेज होती जाती। आहत ममता और टूटे विश्वास के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब आगे से वो बेटे पर कैसे विश्वास कर पाएगी? सोचते सोचते शांति जी को फिर से बड़े जोर की रुलाई आ गई। रमाकांत जी उनको सांत्वना देते हुए पानी लेने रसोई जाने को तत्पर हुए ही थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शांति जी किसी तरह हलक में रुलाई रोककर दरवाजे की तरफ उत्सुक होकर देखने लगी और रमाकांत जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सामने उनके बेटा और बहू खड़े थे। अंदर आकर पहले अमित ने अपनी माँ को पानी पिलाया, फिर कार्वी उनके बगल में बैठकर उनकी पीठ सहलाने लगी। थोड़ा पानी पीकर जब शांति जी को कुछ शन्नत हुई तो उन्होंने सवाल किया, तुम लोग यहाँ कैसे? जवाब में अमित बोला, जब आप हमारी बात सुनकर वापस मुड़ी तो कार्वी को आभास हो गया था कि बाहर कोई है, और फिर हम जब अपने कमरे से बाहर आए तो आप दोनों की बातें सुनकर एकदम शर्मिंदा हो उठे। मम्मी जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। अमित पहले की तरह सारी तनख्वाह आपके हाथ में नहीं लाकर रखता रहेगा। हमें बड़ों के अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। और मैंने और अमित ने आपके और पापा जी के जीवन के अनुभव को सुनकर यही निश्चय किया है कि अब कोई अपनी तनख्वाह के पैसे के लिए झूठ नहीं बोलेगा। मुझे माफ कर दीजिए, जो मैं सुमित को उल्टा सीधा सिखा रही थी। सिर्फ कार्वी को ही नहीं, माँ, मुझे भी माफ कर दो। मतलब हमें माफ कर दो। ये अमित की आवाज थी। रुको बच्चों, तुम दोनों को माफ करने से पहले मुझे तुम्हारे पापा से माफी मांगने दो। बस बस, बहुत हो चुका ये माफी मांगने का कार्यक्रम। चलो, सबने सबको माफ किया। जाओ बच्चों, तुम लोग अब जाकर सो जाओ। रमाकांत जी बोले, अब तो लगभग सुबह होने आई है। अब क्या सोएंगे हम, यही बैठते हैं आप दोनों के संग। अमित ने कहा,
फिर अमित माँ के पास आया और अपनी तनख्वाह एक लिफाफे में भर लाया था। उसे माँ के हाथों में देकर वही जमीन पर बैठकर अपना सर माँ की गोद में रख दिया। ममता और प्रेम से ओत-प्रोत शांति जी का मन गदगद हो गया। अमित के सर पर हाथ फेरते-फेरते उन्हें अचानक महसूस हुआ, उनकी आंखों के कोर फिर से गीले हो रहे थे, जिसे कार्वी ने बड़े ही जतन से अपने दुपट्टे में समेट लिया। शांति जी ने पनियाली आंखों से कार्वी को देखा। कल की नई बहू शांति जी की छवि नजर आई, जो शादी के बाद दुल्हन बनकर इस नए घर में अपनी एक पहचान, अपना हक चाहती है। और उन्होंने कार्वी को गले से लगा लिया। अब नींद तो क्या आएगी, सुबह होने को आई, कहते हुए रमाकांत जी रसोई की ओर चाय बनाने चले। शायद भीगे हृदय और सजल आंखों में अम्मा की याद आ गई थी। लगा अम्मा उनको प्यार से निहार रही हैं। उन्हें इस बात का गहरा संतोष था कि जब तक अम्मा जीवित रही, उन्होंने उन्हें कोई कमी नहीं होने दी थी। हाँ, अलबत्ता शांति जी को घर में कलेश होने के डर से कभी नहीं बता पाए थे, पर एक अच्छे पति होने के साथ-साथ उन्होंने एक बेटा होने का कर्तव्य बाखूबी निभाया था। आज पता नहीं क्यों गाँव की मिट्टी से सने अम्मा के आंचल की खुशबू बड़े ही पास से महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे अम्मा मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कल्पना में अम्मा की मुस्कुराती ममतामयी छवि को याद करके अपने हाथ उनको प्रणाम करने की मुद्रा में जोड़ दिए। आज उनका मन अम्मा के ममता की छाव को महसूस कर रहा था। इधर बाल अरुण की हल्की उजास पूरब में दिखाई देने लगी थी। सुबह सुबह चिड़ियों का कलरव सुनाई देने लगा था। आज चिड़ियों का हुजूम इस घर की खुशियों में शामिल होने कुछ तड़के उठ गया था शायद। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।